वो एक आध क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है। अभी पर हमने अगर उस ये टाइप दोनों के क्वेश्चन करेक्ट हो गए तो 5 नंबर तो सर ऐसे ही बन जाएंगे ना। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो। क्वेश्चन इरेस्पेक्टिव ऑफ टफनेस इक्वल मार्क्स के हैं। ये वाले क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले ये देखो कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाले आज अभी कर लेते हैं। ये देखो ये है ये 24 में है, स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, सेम क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूस, ये तो आप जीएस के हिसाब से भी कर सकते हो। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया, उसको हमें ट्रू मानना है। वैसे ट्रू है भी बट हमें मानना है सी सेट के बेसिस पे। कंक्लूजन है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, भाई हम प्रोड्यूसर है सबसे बड़े। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन ये बोलता है कि हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी। कंक्लूजन टू बोलता है इंडिया डजेंट इंपोर्ट, मतलब हमारा इंपोर्ट है वो जीरो है मिल्क का। भाई हम प्रोड्यूसर सबसे बड़े, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, हो सकता है हम कंजम्पशन ज्यादा करते हो, ये भी तो यस पॉसिबिलिटी है सर। ना। कि हम प्रोड्यूसर सबसे बड़े हैं मिल्क के, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो हो सकता है हमारा कंजम्पशन भी सबसे बड़ा हो। तो अगर हमारा कंजम्पशन ज्यादा होगा, अगर कंजम्पशन प्रोडक्शन के आसपास होगा तो हम एक्सपोर्ट तो बहुत कम करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे कंजम्पशन प्रोडक्ट से, भले ही हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए, अगर हमारा कंजम्पशन उससे भी ज्यादा है हमारे प्रोडक्शन से, तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जीरो हो ही नहीं सकता। मतलब जीरो हो सकता है बट एक केस वो भी बनता है ना कि जीरो नहीं हो सकता, कि हमारा कंजम्पशन अगर प्रोडक्शन से ज्यादा है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे सिंपल जीएस के बेसिस पे भी आप कर सकते हो, हम इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम लार्जेस्ट भी नहीं है। लार्जेस्ट तो परसेंटेज वाइज तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वो सब है ना। यानी हमारी किसी भी चीज में हम नंबर वन पे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे क्या इफेक्ट है। हमारा कंजम्पशन कितना है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, अगर हमारा कंजम्पशन प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, भले ही हमारा लार्जेस्ट है, मान लो कि ऐसे मान लो 200 मिलियन मेट्रिक टन मान लो प्रोडक्शन है, और हमारी डिमांड है मान लो इकोनॉमी में 210 मिलियन मेट्रिक टन, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट भी है, ऐसे ज्यूम करो, उस केस में भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इंडिया में, हम बहुत सारी कमोडिटी है जहाँ पे हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट भी है फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं। शायद दाल वगैरह में भी ऐसा ही है, हम लार्जेस्ट यस सर। प्रोड्यूसर है बट जैसे लार्जेस्ट हाँ इंपोर्टर सर, भी जैसे है। ब्राजील से हम लोग अरहर और मसूर की दाल मंगाते हैं, ऐसा है। हाँ, दालों में हम लार्जेस्ट, कुछ दालों में प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट है, बट हम लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं। तो उसका प्रोडक्शन से इफेक्ट नहीं पड़ता, वो किससे रिलेटेड है, वो कंजम्पशन से रिलेटेड है। कि हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन अगर हमारे प्रोडक्शन से ज़्यादा है, भले हम लार्जेस्ट हो या लोवेस्ट हो, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट जीरो हो या ना हो, वो डिपेंड करता है कि हमारा कंजम्पशन कितना है। तो एक प्रोडक्शन से मैं ये नहीं बता सकता कि मेरा इंपोर्ट जीरो होगा, नॉट इंपोर्ट। ना ही मैं उसे ये बता सकता कि मैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हूँ। हो सकता है मैं एक्सपोर्ट ना ही करूँ, जीरो करता हूँ, लार्जेस्ट भी हो सकता हूँ। पॉसिबिलिटीज काफी बनती है, पर हर पॉसिबिलिटी में ट्रू होना चाहिए अगर उस स्टेटमेंट को सही होना है तो ये गलत है। ठीक है, ये तो अपना सिंपल वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन वन हम्म। और कंक्लूजन टू। यानी हम प्रोडक्शन से कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। वो मेन जो यूनिट है वो कंजम्पशन है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन को हम, सॉरी, किसी प्रोड्यूस को हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इतने सर क्वेश्चंस थे जो रिसेंट केयर्स में भी काफी आए हुए हैं। 23 में भी दो क्वेश्चन है, वो थोड़े से अलग टाइप के है इसका। इसमें भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन फॉर्मेट में है, बट वो उस टाइप के स्टेटमेंट्स नहीं है कि ऑल पेन्स आर बुक्स, और वो थोड़े मैथमेटिकल टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, तो वो उनको अभी करते हैं। तो हमारे उस टाइप के क्वेश्चंस तो हो गए जिस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिए होते थे, और फिर हमसे पूछते थे कि कौन से कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। अब हम वो क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स देके सीधा कंक्लूजन पूछ लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 15 में आएगा, हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, तो आगे है 23 तक आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन।
हाँ, क्वेश्चन है कि इन ए प्लेन, प्लेन मतलब आपको स्क्रीन दिख रही है, एक प्लेन है, तो ऐसे 2D को हम प्लेन बोलते हैं। तो ये एक प्लेन है जो भी आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, स्क्रीन खुद ही एक प्लेन है, ठीक है। लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई, परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और पैरेलल का मतलब होता है दोनों दोनों एकदम ऐसे हैं, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, या फिर 180 का बनता है ना। डायरेक्शन अगर उल्टी होगी तो 180 का बन जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगी तो 0 का बन जाता है, ठीक है। उनको पैरेलल बोलते हैं। इस टाइप की लाइन होती है वो सारी पैरेलल होती है, और इस टाइप की लाइन है वो परपेंडिकुलर है, जहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ठीक है। जिसको हम हिंदी में, इसको समांतर लाइनें बोलते हैं, इसको लंबवत और लाइनें बोलते लंबा। हैं, है ना। ये समांतर लाइनें हैं, लंबवत है यानी ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल लाइनें हैं। इनमें एंगल 0 या 180 होता है, इसमें 90 होता है, ठीक। बस ये इतना आपको याद रखना, ये 15 में आया हुआ है, कभी भी आ सकता है, अच्छी चीज है ये। इन अ प्लेन लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई, ये मान लो आप एक्स है, ये वाई है, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच में 90 का एंगल है, ठीक है। लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई एंड पैरेलल टू लाइन जेड, लाइन जेड के पैरेलल है, तो लाइन जेड क्या होगी, जैसे एक्स बनी हुई है, लाइन जेड भी उसी डायरेक्शन में ऐसे बन जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? यस ठीक है, आगे सर। क्या है, लाइन लाइन यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस वी एंड डब्ल्यू। एक बार यू वी डब्ल्यू को छोड़ो, क्यों यहाँ पे है नहीं। इस लाइन को देखो, लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वी, जो हमारी लाइन एक्स है वो वी के परपेंडिकुलर है, वी कोई नई लाइन है, तो मैं वी को ऐसे बना दूं, कैसे भी ऐसे बना दूं, परपेंडिकुलर दिखाना है, इसका मतलब इसके इसको काटते जाएगी, ऐसे 90 का एंगल बनाएगा, तो इसको वी मान लो। अब वी लाइन और एक्स लाइन मेरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, जब वी परपेंडिकुलर होगी ना तो डेफिनेटली जेड भी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइनें तो एक साथ ही है। अब बीच वाले स्टेटमेंट को देखो, u इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस v एंड w, u है वो v और w दोनों के परपेंडिकुलर है, अगर वो v के परपेंडिकुलर होगी तो ऐसे होगी, तो लाइन u इज परपेंडिकुलर टू लाइन v, और w कोई नई लाइन है तो वो बनाना पड़ेगा, तो वो u के परपेंडिकुलर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे बना दो, तभी तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे क्रॉस बना दो, पैरेलल मतलब ऐसे बना दो, ऐसे या फिर ऐसे दो, तो ये मेरी लाइन w हो जाएगी, ये y है ये अपनी पहले से। अब ये समझ में आया पूरा, ये जो सामने दिख रहा है यस सर, क्लियर है। यस। है ना। लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई, तो ठीक है, ये लाइन एक्स है, ये लाइन वाई है, क्रॉस बन गया तो परपेंडिकुलर होगी। एंड पैरेलल टू लाइन जेड, पैरेलल है तो ये दोनों एक्स है वैसे ही जेड बन जाएगी। फिर लाइन, हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा गिवन हो, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट उसी को यूज करो जो पिछले से लिंक हो थोड़ा बहुत ना। अब ये बीच वाला नया स्टेटमेंट ना, हमारे पास यू है ना वी है ना डब्ल्यू है, तो पहले इसको यूज कर लो, लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वी, क्यों एक्स हमारे पास है, तो एक्स वो वी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्रॉस बना दो एक्स और वी का। फिर देखो u इज परपेंडिकुलर टू v एंड w, u v के भी परपेंडिकुलर है, v पहले से बनी हुई थी ये, तो u फिर ऐसे बन जाएगा। अगर u ऐसे बन गया तो फिर w ऐसे बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाना है तो ऐसा क्रॉस बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास ये 3 लाइनें ऐसे है, और 3 ही लाइनें हॉरिजॉन्टल है, 3 वर्टिकल है, ठीक। अब बताओ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीनों चारों स्टेटमेंट को देखो आप, जेड जेड यू एंड डब्ल्यू आर पैरेलल, पैरेलल मतलब या तो ऐसे है या फिर ऐसे। जेड यू एंड डब्ल्यू देखो, जेड यहाँ पे है, यू यहाँ है, जेड और यू तो पैरेलल है, बट डब्ल्यू इनके परपेंडिकुलर है, ये देखो काटती है इनको। नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, गुड। एक्स वी एंड वाई आर पैरेलल, एक्स वी नॉट ट्रू सर। और वाई तो रॉन्ग। यहाँ, वी एंड वाई पैरेलल है बट एक्स उनके परपेंडिकुलर है, नॉट। जेड वी एंड यू आर ऑल परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसा कैसे भी हो सकता है, तो डब्ल्यू मेरा ये है, रॉन्ग।
वी तो खुद इसके पैरेलल है ना, परपेंडिकुलर कहाँ है, वी तो पैरेलल है। हाँ जेड एंड यू है वो परपेंडिकुलर है, बट मेरा वी पैरेलल है, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। देखो वी और डब्ल्यू तो ऐसे बनी हुई है, पैरेलल है। ठीक है, तो अब डी अपने आप ट्रू हो गया, बट चेक कर लो, वी सॉरी वाई वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल, ट्रू। वाई यस वी सर, एंड डब्ल्यू आर करेक्ट। पैरेलल। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये एकदम सिंपल लॉजिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। देखो परपेंडिकुलर ऐसे होता है, पैरेलल ऐसे होता है, इसी पे उन्होंने एक क्वेश्चन भी बना दिया और अच्छा भी बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आप ऐसे कर सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स गिवन है, फिर हमें से पूछा कि क्या कंक्लूड करता है। स्टेटमेंट वन है, सम क्लेम टू हैव सीन यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। किसी ने क्लेम किया है कि कुछ यूएफओज हैं होते हैं। ठीक है, लाइफ ऑन द अदर हेवनली बॉडीज इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबिलिटी। अदर जो बॉडीज है, अदर देन अर्थ जो बॉडीज है, उन पे भी लाइफ हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तीसरा है, वॉयज टू स्पेस इज नाउ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। वॉयज टू स्पेस मतलब जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, वो एक आजकल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। ठीक है, वो एक स्थापित तथ्य है कि अंतरिक्ष की यात्रा हो सकती है। तीन स्टेटमेंट गिवन है हमें, एक यूएफओ के बारे में, एक लाइफ ऑन अदर बॉडीज के बारे में, एक वोयाज वोयज टू स्पेस यानी कि स्पेस यात्रा के बारे में। अब इन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको इट मे बी कंक्लूडेड कंक्लूड करना है कि यूएफओ आर हेवनली बॉडीज, UFOs are sent from other heavenly bodies. Some living species in other heavenly bodies are more intelligent than man. Nothing definite can be said about the UFO. मुझे तो तो डी ये सी ऑप्शन लग रहा। डी ही मुझे लग रहा है डी होगा शायद। भाई सम लिविंग स्पीसीज इन अदर हेवनली बॉडीज आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन, ऐसा तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ स्टेटमेंट्स में। ये तो 100% गलत है। यूएफओज ऐसा लिखा है कि कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि यूएफओज होते हैं। अब वो हेवनली बॉडीज है, वो आर सेंट फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज, ऐसा कुछ हमें नहीं पता। ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं बोलता यूएफओ के बारे में। हाँ वो ये बोलता है कि लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज आर इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबिलिटी, बट यूएफओ और हेवनली बॉडीज में क्या रिलेशन है, ऐसा हमारे स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा हुआ। यूएफओ का अलग स्टेटमेंट है, हेवनली बॉडी का अलग है, और ये स्पेस मिशन वाला अलग है। नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द यूएफओ। ठीक है, जीएस टाइप का क्वेश्चन था जो सी सेट ने पूछ लिया। आजकल ऐसे क्वेश्चन जीएस के पेपर में आने लग गए। ठीक है, ये हमने कर लिया। हाँ ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, ये कल करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द लेडीज फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज। जो भिंडी है वो, कैबेज को क्या बोलते हैं, बंद गोभी से ज्यादा बंद टेस्टी गो। होते हैं। लेडीज फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये तीन स्टेटमेंट देके हमसे कंक्लूजन पूछा है उन्होंने, द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी स्टेटमेंट। ठीक है, कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडीज फिंगर। कॉलीफ्लावर है, सी ए लिख रहा हूँ उसको, इज टेस्टियर देन लेडीज फिंगर। एंड cabbage इज नॉट टेस्टियर देन peach। cabbage मेरा सी था, इज नॉट टेस्टियर देन peach। इस साइन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया पहले ही, ज्यादा नहीं है। इस इट मीन्स क्या हो गया, cabbage है वो या तो कम है या फिर बराबर है ना। नॉट मोर देन का मतलब आइदर लेस देन और इक्वल टू, या तो पीच के बराबर जितना टेस्टी होगा या फिर पीच से कम टेस्ट होगा, बट टेस्टियर होगा, ज्यादा तो नहीं है, नॉट टेस्टियर ना। इस साइन का मतलब है कि नॉट मोर देन, तो कैबेज है वो पी से ज्यादा नहीं है, वो टेस्ट की बात हो रही है रिलेशनशिप में, तो कैबेज वो पी से ज्यादा नहीं है। इट मीन्स वो कम है या फिर इक्वल है, यानी कि कैबेज है वो या तो पीच जितना टेस्टियर है या फिर उससे कम टेस्टियर है, बट नॉट मोर देन, नॉट टेस्टियर है, ज्यादा नहीं है।
ये समझ में आया ना आपको, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है ना। इसका मतलब नॉट मोर देन मीन्स आइदर लेस और इक्वल। तो ऊपर वाले दो स्टेटमेंट देखो, ये तो मैं दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ ना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है सी ए इज ग्रेटर देन एल एफ, और पहला बोलता है एल एफ इज ग्रेटर देन सी, है ना, एक लाइन में। यस सर। कॉलीफ्लावर इज टेस्टर देन लेडीज फिंगर इज टेस्टर देन कैबेज। बट कैबेज है वो हमारा पी से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसका पी से कोई लिंक ऊपर वाले स्टेटमेंट से नहीं। तो अब आप बताओ, चार आपके पास स्टेटमेंट्स है, आप कौन सा आंसर होगा इसमें से। पीज आर सर एज डी लग टेस्टी रहा एज लेडीज फिंगर, हम अभी देखते हैं। पीज आर एज टेस्टी एज लेडीज फिंगर, भाई ऐसा पीज और लेडीज फिंगर में कोई रिलेशनशिप गिवन ही नहीं है, ना ही हम स्टेब्लिश कर पा रहे हैं। पीज आर एज टेस्टी एज कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर हमारा था सी ए, एंड लेडीज फिंगर, भाई नो। कॉलीफ्लावर लेडीज फिंगर के साथ पीज का कोई वो है ही नहीं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में भी नहीं है। कैबेज इज द लीस्ट टेस्टी ऑफ द फोर वेजिटेबल, नहीं नॉट कैबेज इन पॉसिबल। दोनों से तो कम टेस्टी है, बट पी के बराबर भी हो सकती है। ये वाले साइन है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। कैबेज है मेरा, वो कॉलीफ्लावर से भी कम टेस्टी है, लेडीज फिंगर से भी कम टेस्टी है, बट वो पी के इक्वल भी हो सकता है, तो ये मैं नहीं कर सकता। तो कॉलीफ्लावर इज टेस्टर इन कैबेज, हाँ भाई वो ये तो यहाँ से दिख रहा है, कॉलीफ्लावर इज टेस्टर इन कैबेज, तो सी ए ग्रेटर देन सी तो है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला साइन इंपॉर्टेंट था, तो आपको सिंबल पे ध्यान रखना है। वैसे आपको नहीं पता होता तो आंसर तो आ ही जाता, क्यों आंसर तो एक ही सही होगा, तो यहीं से आ जाता, सी ए इज ग्रेटर देन सी, तो कैबेज। बट सी स्टेटमेंट आप ट्रू कर दोगे अगर आपने ये वाला साइन नहीं लगाया, इक्वल वाला। कैसे कर दोगे, फिर हमें पता है सी ए ग्रेटर देन एल एफ ग्रेटर देन सी, और फिर सी ए ओ पी से भी कम होता, अगर आपको आप सिंपली इसको ये लिख देते, तो फिर पी ग्रेटर देन सी, फिर सी अपने आप ही लिस्ट बन जाता इन सारों में से। फिर कैबेज इज लिस्ट टेस्ट हो जाता, क्योंकि वो इन दो से तो है ही, इससे भी लिस्ट हो गया, चार की बात हो रही है, चार में से तीनों से लिस्ट हो गया, तो फिर आप ये भी स्टेटमेंट सही कर सकते हो। बट इक्वल है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, पी ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल होने से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, कि इन दो सब्जियों से तो वो कम टेस्टी है, बट पीज के इक्वल भी है, पीज से कम नहीं है, तो तीन से नहीं है, दो से है फिर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, कॉलीफ्लावर इज टेस्टर देन कैबेज। ठीक है। सर सर ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल इनइक्वालिटी के चैप्टर के जैसा है, काइंड ऑफ। हाँ, क्वेश्चन रीजनिंग में क्या होता है, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। मैंने जो सेग्रीगेशन किया था वो इस बेसिस पे किया था कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, फिर कुछ कंक्लूजन पूछा होगा, तो ना वैसे रीजनिंग को आप मैथ से अलग नहीं कर सकते, वो नहीं इनइक्वलिटी वाले चैप्टर का ही पार्ट है। यस सर। बस वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा था और कुछ कंक्लूजन पूछा था, तो मैंने इसलिए सेग्रीगेट कर लिया। जैसे कि मैथ के टॉपिक को तो हम बहुत क्लियरली ऐसे डिमार्क कर सकते हैं कि ये इस टॉपिक का है, ये इस टॉपिक का। रीजनिंग में वो मिक्स सा चलता है सब कुछ। सर सर बट ये रीजनिंग का बताइए। हाँ हाँ, सर ये बताइए, आप इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे क्या इसी में ही? ये तो इनइक्वलिटी वाला तो हमने पढ़ लिया था ना एक बार। यस सर वो सर। तो हमने लीनियर इक्वेशन के उस पर पढ़ा था शायद हमने। यस हमने पढ़ा था शायद, एक क्लास देखी ली थी, आप देखना एक बार प्ले लिस्ट में जाके देखना, एक दो क्लास हुई थी शायद। ठीक है सर, मैं देखूंगा। हाँ, स्टार्टिंग में ही हुई थी, 10-12 क्लास के बाद शायद, या फिर बाद में हुई थी, बट हुई थी एक दो क्लास। ठीक है सर, मैं देखूंगा रिकॉर्डिंग्स में। हाँ, आप एक बार चेक करना, वो टॉपिक के नाम तो लिखे रहते